ठीक है, तो सबसे पहले 26 फरवरी का जो भी महत्वपूर्ण न्यूज चर्चा में रहा उसको देख लेते हैं। आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो इजराइल की यात्रा पर 2 दिनों के लिए गए हुए थे। ठीक है, तो उसी के हवाले से न्यूज है। भारत जो है इजराइल का आयरन डोम है ना, उसके कुछ टेक्निक्स को, उसके कुछ टेक्नोलॉजी को भारत का जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम बन रहा है जिसका नाम सुदर्शन चक्र है उसमें जोड़ने वाला है। इसके लिए इजराइल के साथ करार हुआ है। ठीक है, तो आयरन डोम का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा भारत रसिया से भी अपना जो है एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है जिसका नाम है S-400। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके दौरान S-400 काफी चर्चा में भी था। जहां तक S-400 में जो 400 है ये इसके रेंज का बात करता है, यानी 400 किलोमीटर की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हम लोग कहाँ से खरीदे हैं? रसिया से खरीदे हैं, इसलिए आप याद रखिएगा S-400 रसिया से। और ये लॉन्ग रेंज है, ठीक है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं आयरन डोम की बात करेंगे तो ये इजराइल का है और ये शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज मतलब कम दूरी से जब कोई भी चीज आती है तो उसको बहुत इजिली जो है ये डिफेंस कर पाता है, रोक पाता है। भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जिसका नाम क्या है बताइए? नाम सुदर्शन चक्र। ठीक है, और सुदर्शन चक्र में आयरन डोम के कुछ टेक्नोलॉजी इसको ऐड करना चाह रहा है भारत। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा आप लोगों को ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पता होगा। ब्रह्मोस पता है? बताइए तो कौन सा देश जो है ब्रह्मोस को डेवलप किया था? ब्रह्मोस के बारे में बताइए। रसिया। रसिया और भारत। इंडिया। तो ये जो ब्रह्मोस है ना, ये 2 नदी। जी मैम, बताइए। इस S-400 का ही नाम भारत में सुदर्शन चक्र है ना? जी मैम, है, उसी का नाम है। ठीक है, और भारत अपना भी डेवलप कर रहा है उसी नाम से, मतलब उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कर रहा है। और उसमें ही क्या करेगा ये S-400 के जो टेक्नोलॉजी उसको तो रखेगा ही, साथ में शॉर्ट रेंज का भी जो है ना कुछ उसमें फैसिलिटी जोड़ेगा। इस पे जो है बात चल रही है। ठीक है, अब S-500 डेवलप करने की बात चल रही है। नहीं, S-500 रूस से खरीदने की बात चल रही है। ठीक है ना, S-500 अभी रूस से खरीदने की बात चल रही है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की जरूरत है। ठीक है ना, देखिए हम आपको ब्रह्मोस के बारे में बता रहे थे। ब्रह्मोस भारत और रूस मिलकर डेवलप किया है और इसका नामकरण जो है ना ये 2 नदियों के नाम से मिलकर बना है। भारत का ब्रह्मपुत्रा और रसिया का कौन सा नदी है पता है आप लोगों को? जी, हमोस। हमोस नहीं है, मॉस्क करके कुछ नाम है उसका। ठीक है ना, तो ये 2 नदी से मिलकर, 2 नदी के नाम से मिलकर ब्रह्मोस बना है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि भारत पहले ब्रह्मोस को खरीदा था रसिया से, फिर धीरे धीरे भारत उसमें अपना टेक्नोलॉजी घुसाया तो वो पूरी तरह से अब उसका इंडियनाइजेशन हो चुका है। और इंडियनाइजेशन होने के बाद अब भारत ब्रह्मोस को दूसरे दूसरे देशों में बेच भी रहा है। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब हम कहीं से कुछ खरीदते हैं तो उसको हम बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, एक ट्रीटी होता है, उसके तहत हम कहीं से अगर खरीदें तो उसको हमको अपने पास तक ही रखना है, लेकिन फिर हम उसमें कुछ ऐड करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को जब अपना बना लेते हैं तब जाके जो है हम उसको बेच भी सकते हैं। ठीक है ना, ये एक ट्रीटी है, एक संधि है वैश्विक लेवल पे, उसके बाद ये सब हुआ है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी हैं, इनको जो है एक अवार्ड दिया गया है। इनको अवार्ड दिया गया है स्पीकर ऑफ द नेसेट पदक। अब स्पीकर ऑफ द नेसेट पदक क्या है? तो नेसेट जो है ना इजराइल के संसद का नाम है और वहां पे जो भाषण दिए इसलिए इनको अवार्ड दिया गया स्पीकर ऑफ द नेसेट अवार्ड। बताइए तो मोदी जी से पहले ये अवार्ड और किसको दिया गया था? कोई आइडिया है इसके बारे में? किसी को नहीं। बिल्कुल, है ना, ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया है और ये पहली बार मोदी जी। जी हाँ, पहली बार है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्या ये इजराइल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? नहीं। यस। नहीं सर। यस। नहीं, ये इजराइल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं है। ठीक है, ये एक स्पेशल अवार्ड है जो मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन जो है ना एग्जाम हॉल में बनाएगा, एग्जाम में डालेगा, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए सब चीज। और न्यूज़पेपर का फायदा ही यही है कि आपको ना हर आयाम दिया हुआ रहता है इसमें, आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये प्रधानमंत्री को इसराइल के संसद के संबोधन के बाद दिया गया है, नाम है स्पीकर ऑफ द नेसेट पदक, और ये इजराइल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं है। इससे पहले ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया, ये पहली बार किसी को दिया गया है। ठीक है, ये देखिए हम ये मैप आप लोगों के लिए ऐड करके लाए हैं, ये है आपको इजराइल, क्योंकि इजराइल से बहुत ज्यादा सवाल बनता है। ठीक है, और आसपास बहुत सारा देश भी है तो इसलिए पता होना चाहिए। यहाँ गौर कीजिएगा, ये वाला जो इलाका है ना ये इजराइल का है। ठीक है,
अभी जो हम आपको पेन से कलर किए हैं ये इजराइल है। अब इजराइल में ही यहाँ पे आपको ये क्षेत्र दिख रहा होगा, ठीक है, इधर थोड़ा सा यहाँ पे और इधर भी है यहाँ पे, ये दोनों क्षेत्र जो है ना फलस्तीन का है, ठीक है, इजराइल के अंदर ही ये दोनों क्षेत्र फलस्तीन का है, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ पे ऊपर में आपको लेबनान दिख रहा होगा, इधर सीरिया दिख रहा है, यहाँ पे जॉर्डन दिख रहा है, नीचे में इजिप्ट दिख रहा है। तो ये देश नाम याद रखना है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। इन देशों के साथ इजराइल की सीमा साझा होती है। इसके अलावा इजराइल और जॉर्डन के सीमा रेखा पर ना यहाँ पे देखिए आपको डेड सी मिल रहा होगा, ठीक है, डेड सी, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जेरूसलम देखिए, जेरूसलम क्या है, तो ये इजराइल के साथ साथ फलस्तीन दोनों का राजधानी है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना विवादित क्षेत्र होने के कारण इजराइल और ये जो है आपको फलस्तीन दोनों अपना अपना क्या कहते हैं कि प्रशासनिक जो केंद्र है ना वो अलग जगह बनाए हुए हैं। जैसे इजराइल जो है वो कहाँ बनाए हुए हैं बताइए, किसी को पता है बताइए, इजराइल का प्रशासनिक केंद्र कहाँ है? राजधानी तो ठीक है जेरूसलम है, आप लोग बता देते हैं, लेकिन इसका प्रशासनिक केंद्र कहाँ है? जेरूसलम में तो अभी मतलब झगड़े की स्थिति है ना, शांति स्थापित है नहीं वहां पे फलस्तीन और ये दोनों आपस में लड़ता है, तो फिर दोनों का कहाँ है प्रशासनिक केंद्र? एक का है रामअल्लाह में, ठीक है, नाम याद रखिएगा रामअल्लाह, और एक का है तेल अवीव, ठीक है। सुन रहे हैं ना आप लोग? नाम सुने थे पहले, रामअल्लाह वगैरह सुने थे? यस सर। है ना, तो बताते काहे नहीं है, बताइए, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। इजराइल राजधानी है लेकिन दोनों की प्रशासनिक केंद्र अलग अलग जगह है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, मिलन एक्सरसाइज, ठीक है। मिलन एक्सरसाइज क्या है, तो ये जो है ना अभी जनवरी के महीने में ही शुरू हुआ था, बहुत दिनों तक नेवल एक्सरसाइज है, दुनिया के 74 देश। गजा, हाँ देखिए ना यहाँ पे गजा है, देख रहे हैं ये गजा पट्टी, ठीक है, ये इजिप्ट, इजराइल और इधर मेडिटेरेनियन सी तीनों से घिरा हुआ है, ये क्षेत्र गजा कहलाता है, ठीक है। ये गजा हो गया, ये वेस्ट बैंक हो गया, गजा और वेस्ट बैंक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मिलन एक्सरसाइज क्या है? नेवल एक्सरसाइज है। क्या ये किसी पर्टिकुलर देश के साथ होता है? तो नहीं, ये बहुपक्षीय है, 74 देश जो है यहाँ पे आया हुआ था। इसमें मजे की बात क्या है कि इसमें अमेरिका भी था, रूस भी था, चीन भी था, ईरान भी था, है ना, और सब देश तो थे ही, लेकिन ये आपस में जो 4 देश है जो झगड़ा करते रहते ये सब भी थे, ठीक है ना। भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। तो इसका जो है समापन हो गया है, समापन, और समापन समारोह कहाँ पे हुआ है? तो INS विक्रांत पे हुआ था, ठीक है। तो ये नाम भी अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये जरूर याद रखिएगा कि मिलन एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है, कहाँ पे हो रहा है? तो विशाखापत्तनम में हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? पुराना न्यूज है, पर्यटन मंत्रालय है, ठीक है। पर्यटन प्रसाद योजना के तहत जो बहुत सारा पर्यटन क्षेत्र है, मंदिर वगैरह है, ठीक है, धार्मिक स्थल है, तो वहां पे घूमने फिरने का इसमें सर्किट बनाया गया था, यही है प्रसाद योजना। अगला है, हाल ही में खबरों में आया वॉन द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? तो वॉन द्वीप जो है ये मन्नार की खाड़ी में है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो ये हमारा भारत का दक्षिणतम क्षेत्र है, यहाँ पे श्रीलंका है, इसी क्षेत्र में जो है ना मन्नार है, ठीक है। तो यहीं पर आपको वॉन द्वीप देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज है, राष्ट्रीय अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ठीक है, तो अलग से जो कई बार क्या होता है ना, बॉडी ऑर्गेनल फेल कर जाते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि किसी का पैर कट गया है, या हृदय प्रत्यारोपण होता है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो ये सब जो है ना किसी मंत्रालय के अधीन आता है। मंत्रालय के अधीन आता है मतलब क्या कि इसके लिए कोई गाइडलाइन जो है वो कौन सा विभाग बनाता है? तो ये राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन जो है वो इसका गाइडलाइन तैयार करता है। ये जो है आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है ना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इतना बस ध्यान रखिएगा। भले ही आप इसके डिटेल में जाइएगा ना तो आपको लगेगा कि ये जरूर प्रौद्योगिकी विभाग से होगा, है ना, क्योंकि ये सब बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है ना। अंग प्रत्यारोपण वगैरह किससे जुड़ा हुआ है? जैव प्रौद्योगिकी से। लेकिन मंत्रालय जो है ना ये साइंस एंड टेक मंत्रालय नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम आपको थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज, घुसपैठ के अस्थायी समाधान पर बनेगा एक्शन प्लान, सीमांचल में महामंथन।
देखिए ये हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये हैं हमारे होम मिनिस्टर बिहार के और डिप्टी मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी सीएम। ये जो है ना किशनगंज पहुंचे हुए थे और वहां पे मीटिंग कर रहे हैं किस बात को लेकर, तो ये जो सीमांचल का क्षेत्र है या फिर जो नेपाल से सटा हुआ जो जिला है उसका किस तरीके से वो हो सके, मतलब प्रोटेक्शन हो सके, है ना। यहाँ पे बहुत प्रकार का समस्या देखने के लिए मिला है, अवैध व्यापार हो रहा है, तस्करी हो रहा है, इन सबको रोकना है। इसके अलावा बिहार में खुफिया तंत्र के द्वारा ये भी पता लगाया गया कि यहाँ पे जो छुटपुट आतंकवादी हमला मतलब आतंकवादी जो गतिविधियां होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं नेपाल के थ्रू ही एंटर होता है। तो इसलिए जो है हमारे गृह मंत्री इस क्षेत्र को इसका सीमांकन करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूज है। इसके अलावा इसके साथ आप लोगों को याद होगा हम 2-3 योजना बताए थे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम याद है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या था बताइए तो। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस बारे में था ये? सीमावर्ती गांव को विकास उसको वो करना है। अभी तीसरा चरण उसका चल रहा है। बहुत अच्छा है ना। तो शुरुआती दौर में जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में हुआ था, उसके बाद फिर अलग बाकी क्षेत्रों में हुआ। थर्ड जो चरण है उसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, है ना, इन सब क्षेत्रों में भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू करने की बात है। हम इसको डिटेल में एक दिन बता चुके थे, इसका पृष्ठभूमि भी बता दिए थे। नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है? फरवरी में ही सूखने लगी बिहार की नदियां, जल संकट की आहट। ठीक है, तो ये एक रिसर्च आया है, पेपर पता चला है कि फरवरी के महीने से ही जो है नदियों का जल सूखने लग गया है। बहुत सारी नदी का नाम दिया गया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें आगे मॉनसून का जिक्र किया गया, तो वहां थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए न्यूज क्या है? बिहार में बनेगा शिव सर्किट, पौराणिक महत्व के मंदिर रोड नेटवर्क से जुड़ेंगे। याद कीजिए जब हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे तो उस दौरान हम लोग बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट ये सब देखे थे पर्यटन के क्षेत्र में, है कि नहीं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ना बिहार में शिव सर्किट भी डेवलप होगा। शिव सर्किट मतलब क्या? भगवान शिव से जुड़े हुए जो भी स्थल हैं बिहार में उन सबको एक सर्किट में जोड़ा जाएगा, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो एक बार घूमने के लिए निकलेंगे तो विभिन्न जगहों पर जा सकेंगे बहुत आसानी से। अब इसमें किसको किसको जोड़ा जाएगा, क्या चर्चा चल रहा है? तो पहला जो है ये है हरिहर नाथ शिव मंदिर सोनपुर। ठीक है, कौन सा मंदिर है? हरिहर नाथ शिव मंदिर सोनपुर। दूसरा है अजगैबी नाथ मंदिर सुल्तानगंज भागलपुर। देखिए एग्जाम में ये मंदिर का नाम दे देगा और जिला का नाम पूछेगा, तो ये सब भी याद रखना है। हरिहर नाथ शिव मंदिर कहाँ है? सोनपुर में। अजगैबी नाथ मंदिर सुल्तानगंज। फिर है कोचेश्वर मंदिर, कहाँ पे है? कोचेश्वर महादेव मंदिर गया में है। फिर है सोमेश्वर नाथ मंदिर। सोमेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है? तो सोमेश्वर पहाड़ी पता होगा आपको, पश्चिम चंपारण, वहीं पे है। फिर कुशेश्वर स्थान मंदिर है, कहाँ पे है? दरभंगा में। मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर में है। इसके अलावा अशोक धाम है लखीसराय में। तो इन सब मंदिरों को जोड़कर जो है शिव सर्किट बनाए जाने की बात चल रही है, ठीक है। इसको याद रखना है, मंदिर और जिला कम से कम पता होना चाहिए। अगला न्यूज है कुपोषण से सेहत पर गहराता संकट। न्यूज क्या है, आर्टिकल क्या कह रहा है कि भारत जो है भूख का समाधान तो कर लिया, यानी जब हम लोग एग्रीकल्चर मतलब हरित क्रांति लेके आए तो हम लोगों ने भूख का जो है उसका उपाय कर लिया, यानी अत्यधिक मात्रा में खाद्य उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन अभी भी पोषण जो है ना वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। सिर्फ खाना खा लेना ही तो काफी नहीं है, बल्कि उसमें पोषण होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक समस्या है। अब रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट कह रही है कि 5 वर्ष से कम उम्र के 18.7% बच्चे कुपोषित हैं भारत में। गंभीर आंकड़ा है। इसके अलावा गेहूं और चावल में आयरन और जिंक की कमी है, और इन सब कारणों से क्या हो रहा है? बच्चों में ठिंगनापन, नाटापन, मोटापन ये सब देखने के लिए मिल रहा है। तो भारत सरकार को पोषण की समस्या का भी समाधान करना चाहिए। मिड डे मील है, उसमें जो है पौष्टिक आहार पर ध्यान देना चाहिए, प्रोटीन, फैट, विटामिन इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो 5 kg राशन दिया जाता है उसमें चावल दे दिया जाता है, दाल दे दिया जाता है, तो उसको जो है थोड़ा ध्यान से देना चाहिए। उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने चाहिए जो लोगों का पोषण स्तर सुधार सके। इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, जैव संवर्धन किया जा सकता है, ठीक है। जीन एडिटिंग करके खाद्य फसलों का जो गुणवत्ता है उसको सुधारा जा सकता है। बायो फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है, यानी जैसे गेहूं और चावल वगैरह तो उसमें ऊपर से भी बहुत सारा चीज जो है मिलाया जा सकता है, ठीक है। इससे हम लोग ये पोषण की समस्या का भी समाधान हासिल कर पाएंगे।
नेक्स्ट न्यूज है आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय ढाल। बताइए तो आतंकवाद के खिलाफ कौन सा नीति आया है अभी भारत सरकार का? कौन सी नीति है, नाम क्या है? प्रहार नीति है ना, प्रहार नीति। प्रहार नीति किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा। ये आतंकवाद रोधी नीति है। आतंकवाद के खिलाफ जो है भारत की पॉलिसी जो है वो चेंज हो रही है। अब हम लोग जीरो टॉलरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जीरो टॉलरेंस मतलब अब कहीं से भी आतंकवादी हमला होगा तो हम उसका कड़ा मुकाबला करेंगे, कड़ा जवाब देंगे। इसके अलावा हम लोग प्रोएक्टिव की नीति भी अपना रहे हैं। प्रोएक्टिव मतलब क्या? पहले से ही तैयारी रखेंगे हम अपना, ठीक है ना। और हम लोगों को अगर कोई सूचना मिलती है तो उसका जवाब दे देंगे पहले ही। यही प्रोएक्टिव की नीति भी होती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इस जो प्रहार नीति है उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा तो है पॉलिसी फॉर रिस्पॉन्स अगेंस्ट हॉस्टाइल एक्टिविटीज एंड रेडिकलाइजेशन। कितने स्तंभों पर प्रहार नीति टिका है? तो 7 स्तंभों पर है। इसके अलावा प्रहार नीति में साइबर अटैक, ड्रोन, डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी के तहत टेरर को फंडिंग करना, इन सब को भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रहार नीति, इसको समझना है। इसके अलावा ये लेख अगर आप पढ़ेंगे तो बीपीएससी का जो मेंस पेपर होता है उसमें अगर आपको निबंध वगैरह देखने के लिए मिलता है आतंकवाद से जुड़ा हुआ, तो इसको आप कोट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे आंकड़े आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये भी प्रहार नीति के बारे में ही है और इसको जो है ना ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का था। इसके की पॉइंट्स को हम यहीं पे डाल दिए हैं। इसमें जो है ना 7 जो अलग अलग स्तंभ हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, पी से प्रिवेंशन बताया गया है, आर से रिस्पॉन्स, ए से एजिटेशन इंटरनल कैपेसिटीज है, एच से ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ है, ए से है एटेन्यूएटिंग कंडीशंस है, फिर ए से है अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, इसके अलावा आर से है रिकवरी एंड रेजिलेंस, ठीक है। तो ये प्रहार का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। पूरा नहीं भी दे क्योंकि उस तरह से क्वेश्चन बनाया नहीं जा सकेगा, लेकिन आपको प्रहार दे के कह देगा कि इसमें आर का क्या मतलब है, ठीक है, या ए से क्या मतलब है, या पी से क्या मतलब है। तो थोड़ा आइडिया रहने से इसका आंसर मतलब दे पाएंगे। इसके अलावा अगर जब आप मेंस में भी आंसर लिखेंगे ना तो आपको ये सब पता होगा, तो हर प्रहार का जो स्पेलिंग है PRAHAR उसका आप एक एक अर्थ भी लिख देंगे अगर, है ना। प्रिवेंशन के बारे में आप लिख देंगे कि हम पी से प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि हम पहले से तैयारी करके रखेंगे, हम अपने क्या क्या कहते हैं उसको, इंटेलिजेंस का सुधार करेंगे, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे इसके लिए। कुछ विभाग बता दीजिएगा, NIA जो है इसके लिए काम कर रहा है, हो गया, अपना आंसर बन जाएगा उससे। तो इसलिए भी हमको ये प्रहार का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। यानी ये पीटी में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। अगला है मूविंग टुवर्ड एट WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग 3-4 दिन से लगातार देख रहे हैं। आशा है कि हमको याद हो गया होगा आप लोगों को। बताइए तो WTO इसकी पेरेंट बॉडी कौन सी थी? यानी WTO जो है किससे मिलके बना था? गट का फुल फॉर्म बताइए। बताए थे एक दिन हम। जी मैम, गट का फुल फॉर्म बताइए। जनरल क्या था? एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, है ना। भूलना नहीं है भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम बहुत ज्यादा पूछता है ये। कब बना था, साल बताइए। 1948। कहाँ जा रहे हैं भाई? 1919 में ILO बना था। 47 था ना? 48 है, 48, ठीक है। उसके बाद WTO बना। कब बना है WTO, साल बताइए। 1995 में बना, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। अब देखिए भारत जो है सॉरी, अभी इसका 14वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रहा है बताइए? जगह का नाम क्या है? कैमरून। कैमरून की राजधानी कहाँ थी? कैमरून की राजधानी कहाँ थी? योंडे, ठीक है। कैमरून की राजधानी योंडे। पूछेगा आपसे कि ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 14वां हो रहा है, क्या ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हर साल होता है? सही कि गलत? गलत है सर। बताइए तो क्या होगा इसका सही आंसर? प्रत्येक 2 साल पे होता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का? जेनेवा में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से कुछ कोटेशंस दिए गए हैं जो आप इसका निबंध में यूज कर सकते हैं। पहला है, वहां मत जाइए जहां रास्ता ले जाए,
खुद नए रास्ते बनाइए और छाप छोड़िए। ठीक है, अगला है जीवन का अर्थ ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान की पिपासा है। पिपासा मतलब क्या होता है बताइए तो? पिपासा का मतलब क्या है यहाँ पे? ललक। ललक, बिल्कुल, पाने की इच्छा। ठीक है, क्योंकि इससे उसके चिंतन को बल मिलता है। जेम्स जीन बहुत बड़े विचारक रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसफर। ये देखिए बहुत बढ़िया है, ये तो आप लोग एकदम मस्ट है, याद ही कर लीजिए। जो लोग भी बीपीएससी मेंस देना चाह रहे हैं उनको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। साकेत जी म्यूट कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? न्याय केवल किया ही नहीं जाए बल्कि होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए। मतलब क्या है कि जस्टिस जो है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं हो कि हाँ जस्टिस हो गया, बल्कि वो दिखना चाहिए, लोगों में आश्वासन होना चाहिए कि हाँ न्याय हुआ, लोगों को दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों में भ्रम की स्थिति होगी, भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए ये कह रहे हैं ब्रिटिश न्यायाधीश हैं लॉर्ड डेनिंग, कहते हैं कि केवल न्याय किया ही ना जाए बल्कि होता हुआ भी दिखाई दे। ठीक है, एक और है न्याय को लेकर, एक और बहुत बढ़िया कोटेशन है, किन्हीं को पता है क्या? जस्टिस कुछ याद आ रहा है तो बताइए। मार्टिन लूथर किंग का है स्टेटमेंट, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, है ना? इनजस्टिस एनीवेयर इज द थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ये सब आप लोग अगर मेंस लिखना चाह रहे हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि सिर्फ पीटी ही पास करना आपका उद्देश्य नहीं है, तो भाई थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए। ठीक है, सडनली कोई भी चीज नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मसल मेमोरी में जाएगा, धीरे धीरे ये सारी चीजें याद होनी शुरू होंगी। ठीक है,